और नमस्कार, मैं धीरज झा। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर सभी दर्शकों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। जी हाँ, जिस तरह से लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आज सभी मुद्दे को छुआ, बातचीत की, तो हमारे साथ आप पार्टी के प्रवक्ता संदीप मिश्रा हैं। इनसे जानना चाहूँगा कि क्या जो बात प्रधानमंत्री ने कहा उसमें कितनी सत्यता है और क्या स्वतंत्रता मिले हमें 75 साल हो गए, क्या हमें सही मायने में आज़ादी मिली है? जिस तरह आज रोड पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे भारत के भविष्य रोड पर झंडे बेचते हुए नजर आते हैं, क्या यही स्वतंत्रता है? जब हम निगाहें घुमाते हैं तो नजारा पाते हैं सर्वत्र झूठ का बोलबाला है, सच का मुकाला है। स्वार्थियों का साम्राज्य है, लुटेरों का राज्य है। जहां दया रोती है, हया से सकती है, हैवानियत पनपती है, इंसानियत तड़पती है। धन के धमार में कर्तव्य को शर्म आती है, भला वह देश कैसे विकसित हो सकता? जी हाँ संदीप मिश्रा जी, जिस तरह प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से बातचीत की, उनके बाद में कितनी सत्यता है, बताएं। पूरे देश को, इस महान चैनल के माध्यम से महान देश को स्वतंत्रता दिवस की कोटिश बधाइयाँ। ये आज़ादी का जो पर्व हम मना रहे हैं, इस आज़ादी के पर्व को परवान चढ़ाने के लिए कितने शहीदों ने अपने शीश अर्पित किए हैं, आज उन्हें नमन करने का, उनका वंदन करने का वक्त है। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन सब शहीदों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से ये तिरंगा आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। धीरज भाई, आप जब सवाल पूछ रहे थे तो आपने इतना बढ़िया विस्तार से व्याख्यान किया कि आज़ादी का मूल कहाँ है, आज़ादी कहाँ खो गई है और आज़ादी का अर्थ क्या है। आप यूँ लग रहा था जैसे मैं आपको सुनता जाऊँ और मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। मुझे आपके ही उस सारगर्भित सवाल से बहुत सारी दिशाएं दिखी। आपने एक सवाल में ही बहुत बड़ा जवाब दे दिया कि जो बच्चे आज़ादी का झंडा बेचते हुए सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, झंडा बेचने तक तो ठीक है साहब, लेकिन देश के दिल्ली में 9-9 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। वही पुलिस जो बीजेपी के शासन में यूपी में राज करती है, वही पुलिस जो बीजेपी के शासन में दिल्ली की रखवाली करती है, उसी पुलिस के छत्र छाया में 9-9 साल की मासूम बच्चियों की इज्जत लूट ली जाती है, तार तार कर दी जाती है। यह दर्द वही समझ सकता है जिसके आंगन में बेटियों की किलकारी गूंजी हो। मैं देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अपना भाग्य विधाता उसे बनाए, अपना रखवाला उसे बनाए, अपने देश की कमान उसे दें जिसे बेटी बेटे का फर्क पता हो, जिसे बेटी बेटे का मायने पता हो, जिसे बाप के पद की जिम्मेदारी पता हो, जिसे माँ के ममता में आंचल का महत्व पता हो, जिसके आंगन में, जिसके गोद में बच्चे खेले हो, उसे दूसरे के बच्चों का दर्द समझ आता है। साहब, मैं देश के तमाम लोगों से आज यही निवेदन करूंगा, अगर आज़ाद की आज़ादी की रखवाली करनी है, भगत सिंह की फांसी को सम्मान देना है, तो ऐसे निष्ठुर निष्प्राण लोगों को सत्ता का सत्ताधीश ना बनाए जिनके आंगन में कभी खुशियों की किलकारी नहीं गूंजी है। संदीप मिश्रा जी, आपने हर एक पहलू को छुआ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस कदर देश में हालात हैं, क्या ये हालात प्रेजेंट के सरकार के हैं या भविष्य की जो सरकारें थी उनकी भी जिम्मेदारी थी उसे सुधारने की? आप दोनों बातों को सामने रखें। देखिए, आज पहली बार बहुत अच्छा लगा मुझे लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने नेहरू जी का नाम लिया। ये मोदी जी को सद्बुद्धि आई है, चुनाव शायद नज़दीक होंगे इसीलिए उनको ऐसा आया है, क्योंकि अब यूपी का चुनाव सिर पर है और यूपी में ब्राह्मणों का विरोध करके कोई पार्टी चुनाव जीत जाएगी ऐसा लगता नहीं है। बसपा ने सतीश मिश्रा जी को उतार दिया है ब्राह्मण परिक्रमा करने के लिए, सपा ने परशुराम जी का अंगीकार करके उनकी मूर्तियां बनाने की घोषणा कर दी है, कांग्रेस पहले ही ब्राह्मणवादी का ठप्पा लगाए हुए घूमती ही रही है यूपी और देश भर में। और रही इस राजनीतिक में अगर पंडित नेहरू को याद करके मोदी जी ने आज भाषण में शुरुआत की है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छे संकेत है। 70 साल का गड्ढे की जो बात कर रहे थे, आज उसे नायक की तरह उन्होंने पेश किया। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा। मोदी जी को प्रभु ने अच्छी बुद्धि दी है, लेकिन आज भी मोदी जी ने क्या किया? ताली और थाली के अलावा क्या था?
आज भी लाल किले की प्राचीर पर वो 88 मिनट बोले, 88 मिनट में वो 2 मिनट ताली बजवाते रह गए। किसका स्टेमिना चेक कर रहे हो भैया? ताली और थाली बातों के बतासों के अलावा मोदी जी आपके झोले में क्या है यह देश पूछता है। क्या है आपके झोले में देश के नौजवानों के लिए? रोजगार पे बात हुई क्या? महिलाओं की सुरक्षा पे बात हुई क्या? बलात्कार के दर जो हर 2 घंटे में यूपी में बलात्कार हो रहे हैं उसकी रखवाली पे कोई बात हुई क्या? आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 9-9 साल की मासूमों का जबरिया इज्जत लूटी जा रही है और आपके मुंह से एक शब्द एक हाय नहीं निकलता। आपकी शराब को घेरे हुए किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। मोदी जी आज आपने एक के ऊपर 2 कंटेनर की 3 लेयर बना के अपनी सुरक्षा तो पुख्ता कर ली, लेकिन जो देश का सीना चीर कर देश का पेट भरते हैं उन मजदूरों तक, उन गरीबों तक, उन हलदरों तक आप नहीं पहुंचे, आप नहीं पहुंच सकते। मैं आपको आज भी बताता हूं, अगर हलधरों की बात नहीं होगी, अन्नदाता किसान की बात नहीं होगी, तो किसान अब आपका मोहताज नहीं रह गया, वो आपको घरों में घुसने नहीं देगा। और संदीप जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया लाल किले के प्राचीर से कि खासकर किसानों के मुद्दे को उठाया कि जो छोटे छोटे किसान हैं वो लाभान्वित हो गए हमारी योजना से, और उन्होंने कहा कि देश में 80% छोटे किसान हैं। और जो ये आंदोलन पर भी उन्होंने बात में जिक्र नहीं किया, किसानों के जिक्र की लेकिन आंदोलन की जिक्र नहीं किया। इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, छोटे छोटे किसानों को लूटकर बड़े बड़े उद्योगपतियों का खजाना भरने के लिए मोदी जी कुर्सी पर बैठे। बड़े बड़े उद्योगपति कौन है? देश में 2 ही उद्योगपति हैं, उनके लाडले, उनकी दाईं बाजू अडानी और बाईं बाजू अंबानी। दोनों बाजू देश को 4 ही लोग चला रहे हैं। जहाँ जी 4 लोग पूरे देश को 4 लोग चला रहे हैं। 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। बेचने वालों में छोटा भाई और मोटा भाई। यानी आप राहुल गांधी के उस वाक्य को दोहराना चाहते हैं कि हम 2 हमारे 2? राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं कहा था। राहुल गांधी ने भरी संसद में बात कही थी और वो सत्यापित हो रही है। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान का गुजरातीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप ये बताइए कि यूपी में योगी की मुख्यमंत्री की कोठी के बगल वाली कोठी किसको दे दी गई? कहां से वो आईएएस अफसर आए थे? कौन आईएएस अफसर है? किस कैडर के थे? क्यों योगी से भी बड़ा उन्हें बनाने की कोशिश की गई? क्यों ऐसा हो रहा है? मिश्रा जी, यानी आप साफ तौर पर इंडिकेट करना चाहते हैं कि हर एक स्टेट में गुजराती को हावी बनाना चाहते हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, मैं कहता हूं पटेल क्या सिर्फ गुजरात के नेता थे? आप बताइए, क्या सरदार पटेल जिन्होंने देश की 365 रियासतों को बनाया है, क्या गुजरात में ही उनकी मूर्ति बननी चाहिए थी? क्या क्यों नहीं बननी चाहिए थी दिल्ली में मूर्ति उनकी? देश की राजधानी देश के संसद में सूत्र में पिरोकर भारत माता के उस सच्चे सपूत ने हिंदुस्तान की परिकल्पना कर दी, हिंदुस्तान को सशक्त बना दिया और उसे कहां तक सीमित कर दिया? गुजरात तक। क्यों? क्योंकि गुजरात का मान बड़ा होना चाहिए। बेशक गुजरात का मान बड़ा होना चाहिए, लेकिन पटेल गुजरात के ही नेता नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। उन्होंने गुजरात में मूर्ति को बनाकर पटेल साहब के कद को छोटा किया है। अट्टालिकाओं जिसे ऊंची मूर्ति बनाकर नेता का कद नहीं बनता, दिलों में जिसकी मूर्ति होती है उस नेता का कद बनना बड़ा होता है। आज आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर, लक्ष्मीबाई, अंबेडकर साहब किसी मूर्ति के मोहताज नहीं है। वो हर दिल को झांकोगे, दिल में मूर्ति में भी राजनीतिकरण है। मैं कह तो रहा हूं, आप पटेल साहब को सिर्फ गुजरात का क्यों बनाना चाहते हैं? आज भगत सिंह को कोई पंजाब का बना सकता है क्या? सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ यूपी का बना सकते हैं क्या? आप राम प्रसाद बिस्मिल को सीधा सीधा किसी शाहजहांपुर तक सीमित कर सकते हैं क्या? राष्ट्र के नायकों का प्रांतीकरण, राष्ट्र के नायकों का जातिकरण, राष्ट्र के नायकों से इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। और ये ताली और थाली दिया बाती की जो सरकार थी, जो गली गली में पिटवाते थे, आज लाल किले के प्राचीर को भी अपमानित किया इन्होंने। आज लाल किले के प्राचीर को भी ताली थाली और बातों के बतासों के सीमे में बांध दिया। किस बात का खौफ था मोदी जी? पहली बार जब आए थे आपने बड़े शान से बुलेट प्रूफ शीशा हटवा दिया था लाल किले के प्राचीर से। लगा था कि कोई मजबूत प्रधानमंत्री आया है, कोई 56 इंच वाला प्रधानमंत्री आया। आज 56 इंच का वो जो पत्थर था वो सिकुड़ के 3 लेयर के कंटेनर के दरवाजों में बंद हो गया। किससे डर था आपको? देश के किसानों से, देश के अन्नदाताओं से, देश के नौजवानों से। देश के 56 इंच के पत्थर वाला प्रधानमंत्री आज कंटेनर के आड़ में छुपकर लाल किले के प्राचीर से ताली और थाली बजा रहा था। इसके अलावा कोई बात नहीं थी। आपसे जब जब बात होती है तो आप अक्सर एक बात का जिक्र करते हैं कि चुनाव आते ही ब्राह्मणों को
का याद आता है सबको। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई? ब्राह्मण तो भिक्षु हैं, लेकिन हमेशा विरोध ब्राह्मणों का ही क्यों होता है, और फिर चुनाव के वक्त क्यों याद आते हैं? लेकिन ये दोनों बातों को आप समझाएंगे थोड़ा। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण को जन्म लेने मात्र से नहीं हो जाता, ब्राह्मण के कर्म भी होने चाहिए। वो उच्च कोटि का कर्म है कि जिसे ब्रह्मत्व है, जो उसे शिक्षा के करीब है, जो जानता है, जो ब्रह्म को जान गया, वही ब्राह्मण है। मैं तो इतनी सी बात मानता हूँ। लेकिन ब्राह्मण को ताश के पत्ते की तरह फेंट कर चुनाव की राजनीति पे खड़ा कर देना, उससे भयभीत हो जाना और कहना कि सत्ता का राज तिलक वही कराएगा। मायावती जो कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, वही मायावती कहने लगे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। ये क्या, किसने नारे गढ़े हैं? कौन करता है ये नारे? क्यों ऐसे नारों की जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं 5 के 5 साल ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है? क्यों 5 साल जब सत्ता चली जाती तो बंदूकों के सीने पर संगीनें आ जाती है? ब्राह्मणों को हरिजन एक्टों का सामना करना पड़ता है। ब्राह्मण के नाम पर ब्राह्मण कह के दुनिया गाली देती है उन्हें, लेकिन ब्राह्मण ने किसी जाति का नाम ले लिया तो सीखों के पीछे उन्हें खदेड़ कर फेंक दिया जाता है। एक बहू जो भी घर का, जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसके सुहाग को एनकाउंटर करके मिटा दिया जाता है। ये ब्राह्मणों के साथ ही खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ब्राह्मण क्या कमजोर है? क्या ब्राह्मण को कमजोर माना जा रहा है? क्या ब्राह्मण शांत है इसलिए कि पूरे देश को अपना देश मानता है? ब्राह्मण शांत है इसलिए कि हर माटी हर कंकड़ में शंकर देखता है? ब्राह्मण शांत इसलिए है कि भारत माँ का उपासक सच्चा है वो? ब्राह्मण शांत इसलिए है कि ब्राह्मण सबको समान मानता है। ब्राह्मण जातिवाद का वाचक नहीं रहा है कभी। ब्राह्मण, आप जानते हैं कि मैं जिस कुल से हूं, मेरे दादा मेरे बाबा एक धोती उसी आदि धोती को पहन के, आदि को ओढ़ के भिक्षा मांगकर शिक्षा देने का काम किया है। ब्राह्मण को सिर्फ ब्राह्मण की तरह नहीं देखिए, ब्राह्मण को समाज का सृजक के रूप में भी देखना होगा। जी हाँ, ब्राह्मण को समाज के सृजक के रूप में भी देखना होगा। बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आप ये बताएं, जिस तरह हम 75 साल हो चुके हमें स्वतंत्र हुए, लेकिन जिस तरह देश की हालात है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी वर्ग में हम पिछड़ चुके हैं, तो हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं और हम पीछे ही चलते जा रहे हैं? हमारे सामाजिक में आप देखते हैं बहुत सारी कुरीतियां आ गई है, आपसी वैमनस्यता आ गया। आखिर क्यों? नहीं, मैं ब्राह्मणों पर कोई आलेख देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, न मैं इतना गरिमामयी पद पर हूँ कि कोई ब्राह्मण मेरी बात मानेगा। मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कुलश्रेष्ठ ब्राह्मण बैठे हैं, चारों शंकराचार्य बैठे हैं, महामंडलेश्वर बैठे हैं, उससे भी बड़ी शख्सियत विद्वान लोग बैठे हैं, हर दल में बहुत बड़े बड़े नेता भी बैठे हैं। मैं तो एक अदना सा ब्राह्मण पुत्र हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है जहाँ भी मेरी जाति को जाति सूचक शब्द से गाली दी जाती है, मेरा दिल दुखता है, मेरे आंखों में आंसू होता है कि ब्राह्मण ने कभी भी देश विरोधी काम नहीं किया है, ब्राह्मण ने कभी जाति विरोधी काम नहीं किया है, ब्राह्मण ने कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ा है, ब्राह्मण ने कभी किसी की उंगली नहीं छोड़ी है। फिर ब्राह्मण गाली का पात्र क्यों है? क्यों नहीं ब्राह्मण को चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है? आज सुरेश रैना जैसे क्रिकेटर ने कह दिया मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण कहने के बाद सुरेश रैना को गाली पड़ने लगी। हम थोड़ा विषयांतर हो गए हैं मिश्रा जी। मैं आज स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं इस मुद्दे पर फिर आपको दोबारा उसी पॉइंट पे लाना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे देश के माहौल हैं, आप जो राजनीति में कूटनीति जब समाहित हो जाए तो भविष्य बड़ा अंधकार में होता है, और वही हालात आज देश के हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति और कूटनीति का चोली दामन का साथ है, दोनों का विभेदीकरण और अलग नहीं किया जा सकता। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं झाजी, राजनीति भी और कूटनीति भी। जिसकी सफल कूटनीति नहीं होगी उसकी सफल राजनीति भी नहीं हो सकती, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरी बात, आप आज़ादी का जिक्र कर रहे हैं, तो एक आज़ादी फांसी के झूले से भगत सिंह ले आए, एक आज़ादी अपनी तलवार को खींचकर अपने बेटे को गोद में बांधकर और मुंह में लगाम दबाकर लक्ष्मीबाई ले आई। एक आज़ादी मंगल पांडे ने उस कारतूस को खोलने से विरोध करने के बाद। मिश्रा जी, ये तो हमारा पूर्व रहा है ना, प्रेजेंट में आप मैं प्रेजेंट की बात करूं कि प्रेजेंट के हालात कैसे सुधरेंगे? कोई भी देश तरक्की नहीं करता जब तक अपने इतिहास पे गौरव नहीं करे, इतिहास पे गर्व नहीं करे। मैं उसी इतिहास के गर्वित झांकी को लेकर वर्तमान की झांकी को दिखाना चाह रहा हूं। अगर आप मुझे बोलने दें, एक सेंटेंस और जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह संसद सत्र को पहले ही समाप्त कर दिया गया, 2 दिन पहले ही समाप्त कर दिया, और जनता का जो पैसा है खून पसीने का 2640 करोड़ का नुकसान है, उसकी भरपाई कौन करेगा? पक्ष या विपक्ष? ये जवाब चाहिए मुझे। मैं आपको वहीं से लाता हूं
कि जिस आज़ादी को लाने के लिए 19 साल की उम्र में खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर चढ़ गए, जिस आज़ादी को लाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बना दी, वो आज़ादी किसके लिए लाई गई? किसके लिए लाई गई? आज एक आज़ादी शहीद लेके आए थे और दूसरी आज़ादी लेकर आए हैं देश के नायक अभूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज़ादी का मतलब क्या है? बिजली के बिलों से आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या है? पानी के बिलों से आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या है? शिक्षा की फीस से आज़ादी। मुझे पूरा कर लेने दीजिए झा जी, जब भी अच्छी सच्ची बात होती पत्रकारों के पेट में दर्द हो जाता है, बोलने ही नहीं देते। आप इस दर्द को थोड़ी देर के लिए शांत कीजिए, पेट के दर्द से भी आज़ादी दूंगा मैं आपको। बुरी बात कर लीजिए। आज जब बिजली के बिल से आजादी मिली है, देश दलदल में, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ था। झाजी, हम और आपने बहुत खबरें की हैं। आरटीओ जैसा दफ्तर दलदल था भ्रष्टाचार का। पहला दुनिया में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया, पूरे विश्व में एक ऐसा नेता है जिसने दलदल के उस तहखाने में ताला लगा दिया है। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत है कि कोई दफ्तर बंद कर दे और कह दे जाइए फ्री में आपका, मुफ्त में आपका काम, घर बैठे होगा। 131 ऐसी सुविधाएं देने का आजादी किसने दी है? ये अरविंद केजरीवाल ने दी है। लूट की छूट पर कुठाराघात किसने किया है? आजादी ये किसने दी है? केजरीवाल ने दी है। बसों में मुस्कुराती हुई बहनों को बिना पर्स में हाथ डाले टिकट ले लेने की आजादी किसने दी है? ये अरविंद केजरीवाल ने दी है। ऐसी आजादी जो मोहल्ले में अस्पताल चलकर आ गया, ये रोग से आजादी किसने दी है? ये आजादी केजरीवाल ने दी है। और केजरीवाल को आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि शाहजहां के बनाए लाल पत्थर के उस किले पर जब 3 रंग का तिरंगा केजरीवाल फहराएंगे तभी देश सही माने में आजाद होगा, तभी आजादी हमें मिलेगी। कुछ महानुभावों ने कहा है कि जनता को कुछ मत दो, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य दो। लेकिन जिस तरह आपके ही पार्टी के नेता, आपके ही प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता को झुंझुना थमा रहे हैं और तरह तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है, क्या जनता को आप पंगु नहीं बना रहे हैं, कामचोर नहीं बना रहे हैं? क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? यह आरोप अक्सर विपक्ष लगाते आ रहे हैं आपको। अब बताइए, आप धीरज जी बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने हाथ जोड़ के आपके सवाल को लिया है। आपसे पूछता हूं कि वो कौन कौन से बुरे काम हैं जो केजरीवाल जी ने कर लिए जिससे जनता पंगु, जिस तरह नहीं, मैं आपसे पूछूं, मुझे 5 काम बता दीजिए जिससे जनता पंगु हो गई, जो झुंझुना है, जो नहीं करने चाहिए और जो पूरा देश नहीं मांग रहा है। ऐसे 5 काम गिना दीजिए जिसकी डिमांड पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो रही है और केजरीवाल ने वो नकारा काम कर दिया। मुझे बता दीजिए, आप 5 काम गिना दीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके 5 काम ऐसे बता दीजिए जिसे बीजेपी नहीं करना चाह रही, जिसे कांग्रेस नहीं करना चाह रही। राजनीति की एक पाठशाला है केजरीवाल, राजनीति की पाठशाला है केजरीवाल। मैं इसे गर्व से कहता हूं। मैंने पहला एडिटोरियल लिखा था, कैसे? बिजली का बिल जीरो। बिजली का बिल जीरो का मतलब क्या था? असम में क्या हुआ? असम में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की टीम गई और उन्होंने बोला कि हम जीतेंगे, अगर असम में सरकार बनाएंगे तो बिजली का बिल क्या करेंगे? जीरो। बीजेपी ने, सुन लीजिए पूरी बात, सवाल दागिए तो जवाब भी लीजिए। दूसरा, बंगाल में गए अमित शाह, पहले स्टूडेंट बन के केजरीवाल के, और उन्होंने वहां क्या कहा? सरकार बनेगी तो बंगाल में बिजली का बिल जीरो करेंगे। अभी क्या हुआ? सीएम साहब पंजाब गए, हमारे अरविंद केजरीवाल जी नायक हमारे पंजाब गए और उन्होंने कहा 300 यूनिट मिलेगी, और अकाली दल ने क्या कह दिया? 400 यूनिट फ्री मिलेगी। अगर ये बुरी बात है, मैं कह रहा हूं, 1 सेकंड में धीरज साहब आपसे धीरज की उम्मीद है। अगर ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, सच्ची बात नहीं है, ये मुफ्त खोर पंगु बना रहे हैं, तो केजरीवाल के पीछे सारी पार्टियां क्यों चल पड़ी है भैया? क्यों चल पड़ी है सभी? कि आंख में पट्टी बांध ली है, या उन्हें इससे पहले कोई चमकता हुआ सूरज नहीं देखा था नेता के रूप में, या कोई नायक नहीं देखा था? अब तक नालायकों से भरी राजनीति में एक नायक सूरज बनकर आया है जो गरीब का दिल यहां रखता है। ठीक है, आपकी सारी बातों को मान रहा हूं, लेकिन जिस तरह 5 राज्यों का चुनाव है 5 महीने 6 महीने के अंतर्गत, तो क्या जो देश में आर्थिक व्यवस्था है कमजोर हो चुकी है, अगर आप 5 राज्यों में चुनाव जीत जाते हैं तो क्या उस आर्थिक स्थिति को आप मजबूत करेंगे या फिर ढाक के वही 3 पात होंगे जो हमारे पूर्व की सरकार के थे? आर्थिक आप स्थिति को मजबूत कैसे मानते हैं? जनता खुश हो, जनता के चेहरे पर मुस्कान हो और खजाना भरा हो, यही आर्थिक स्थिति है। और इसमें नंबर 1 कौन सा प्रदेश है? दिल्ली। आप जिसे कह रहे थे कि बिजली का बिल जीरो है,
फिर भी दिल्ली का खजाना लबालब है। स्कूल में अच्छी शिक्षा है, फिर भी खजाना लबालब है। पानी का बिल जीरो है, फिर भी खजाना लबालब है। बस में फ्री महिलाओं हमारी बहन बेटियां जा रही है, फिर भी खजाना लबालब है। इससे अच्छी आर्थिक स्थिति का उदाहरण पूरे विश्व में कहाँ मिलेगा कि जनता को पहली एक सरकार केजरीवाल सरकार है जो हर महीने 10 से 15 हजार कमा के दे रही है। कमाऊ पूत चुना है दिल्ली के लोगों ने। अपना लाल, अपना बेटा ऐसा चुना है जो मुख्यमंत्री उनके लिए रात दिन मेहनत करता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और उनकी जेब को भरता है, उनकी जेब काटता नहीं है। आज ये जो चुनाव आप कह रहे हो 5 राज्यों में, ये जेब काटने और जेब भरने वालों के बीच में, ये राज्यों का चुनाव नहीं है। ये सत्ता में बैठे हुए सत्ता के दलाल और आम आदमी का चुनाव, और आम आदमी पार्टी आम आदमी के दम पर ये चुनाव जीते। ठीक है संदीप मिर्जा जी, आपकी बात को मानता हूं, लेकिन जो नौनिहाल देश के भविष्य रोड पे गुब्बारे बेचते हैं, आज तिरंगे बेचने के लिए मजबूर हैं और मां के छाती से वो सूखी छाती में चिपक कर जिस तरह देखा जा रहा है, तो उस हालात को, उस व्यवस्था को क्या कब तक सुधारा है? ये अगर आपकी सरकार आती है तो क्या वो जो रोड पर बच्चे हैं उसे कब तक अच्छी शिक्षा और संस्कार मिलेगा? एक बहुत बड़े कवि ने लिखा था कि स्वानों को मिलता मिल्क केक भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। वो कोई कल्पनाएं नहीं थी। लगभग 100 साल पहले, 70 साल पहले ये पंक्तियाँ लिखी गई थी। मतलब 70 साल पहले भी ये दर्द था, तभी तो कवि ने लिखा होगा। आज भी वो वेदना है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये वेदना एक दिन में, एक पल में, एक सरकार, ये तो सारी सरकारें यही कहती है कि एक दिन में खत्म नहीं होगा। अभी की सरकार कहती है कि 70 वर्षों का ये है, कोड है, फिर ये दो सेशन होंगे, ये भी बोलेंगे, इसके आगे जाएंगे वो भी बोलेंगे इनके पीछे का कोड है। तो ये कोड और खास कब खत्म होगा भाई? आपकी बात बहुत अच्छी है, आपके सवाल ऊर्जावान है, जोश से भरे हुए, आपके श्रोताओं को अच्छे भी लगते होंगे, लेकिन मेरा जवाब भी अच्छा लगे, मुझे बोलने का मौका दें। दिल्ली की सरकार में पहली बार एक नायक आया है जो श्रवण कुमार की तरह है, जो उन गरीब माँ बाप को जिनके सपने में भी नहीं था कि तीर्थ यात्रा जाएंगे, आज खुशी से जा रहे, बेटे का फर्ज निभा रहे केजरीवाल। उन बच्चों को जिनको कोविड में जिनके माँ बाप चले गए, झाजी हम सब ने, आपने और हमने वो दर्द देखा है, जिनके घर में कमाने वाला नहीं है, उनके बच्चों को केजरीवाल जी ने कहा न पढ़ाई छूटेगी, न शिक्षा छूटेगी, न नौकरी की परेशानी होगी, मैं हूं ना। क्या किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हूं ना? क्या किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटा तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तुम्हारे को हम पेंशन देंगे, तुम्हारे परिवार को दे? किसी मुख्यमंत्री ने इतनी हिम्मत की क्या? यही सेवा है, यही राष्ट्रभक्ति है, यही सबसे अच्छी भक्ति है। और यही वो गांधी जी का ताबीज था जिसमें गांधी जी ने कहा था समाज में अंतिम पायदान के खड़े हुए व्यक्ति को अगर देखा जाएगा, उन्नति अगर उसकी होगी तो राष्ट्र की उन्नति होगी। राष्ट्र की उन्नति में गांधी जी के उस ताबीज को थाम कर अगर सबसे अग्रिम पंक्ति में कोई बढ़ रहा है तो देश का भूतपूर्व नेता अरविंद केजरीवाल है, उसे साकार कर रहा। और मैं आपको भरोसा देता हूं, प्रण देता हूं, सौगंध देता हूं, शपथ लेता हूं इस बात की कि वो दिन आ जाएगा जिस दिन मैंने कहा था लाल किले की ऊंची प्राचीर से तिरंगे की डोर को खींचकर जब केजरीवाल पुष्प की वर्षा करेंगे तो गरीबी भी मिटेगी, भुखमरी भी मिटेगी। और जो दर्द आपने बताया है कि भूखे अकुलाते बच्चे फुटपाथ पर गुब्बारे पेन बेचते नजर नहीं आएंगे, ये भी हमारा प्रयास होगा। और इसी प्रयास के तहत पहली बार किसी दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही, कर्नल मलेश्वरी लोहवाला को उसका वीसी बनाया है। हम ऐसा हॉस्टल बनाने जा रहे हैं जहां गरीब के बच्चे पानी में कूदकर, तीर चलाकर, भाले की नोक से ओलंपिक की छाती में गाड़ कर सोने का मेडल लाएंगे। ये काम, ये सपना कौन साकार करा रहा है? आज आईएएस की ट्रेनिंग गरीब बच्चों को कौन दिला रहा है मुफ्त में? ये दिल्ली सरकार दिला रही है। आज गरीब के बच्चों को मिड डे मील में सूखा भोजन घर घर तक कौन पहुंचा रहा है? आज गरीब के घर में राशन की मुफ्त डिलीवरी कौन करना चाह रहा है? गरीब के साथ खड़ा हुआ उनका एक लाल है जिसे वोट देकर ताली पीटते लोग कि हमने जिताया है केजरीवाल को। दिल्ली का कहीं भी आदमी चला जाए, धीरज बाबू आप भी जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, ट्रेन में बैठने से लेके हवाई जहाज में बैठने तक लेके चर्चा होती दिल्ली से, अरे भैया आप तो भाग्य वाले हैं, केजरीवाल साहब आपको इतना कुछ करे। तो आप भाग्य वाले, इसमें पछता क्यों रहे? खुशियां मनाइए। अब लास्ट में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कि अगर आप 5 राज्यों में चुनाव जीतते हैं तो क्या जनता को नए सौगात देंगे कुछ, या फिर या पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते चले? जहां से परंपरा टूटी, जहां से राजनीति का शुद्धिकरण हुआ, जहां से राजनीति में एक नई धारा गंगोत्री के रूप में पवित्रता की परछाई बनकर रही है, उस धारा का नाम केजरीवाल है। आज
देश में एक ताली थाली दीवा दिवाली पकोड़े और बातों के बतासे मन की मार 56 इंच के पत्थर की सरकार चल रही है, और दूसरी तरफ उम्मीद की एक सरकार चल रही है जहां सच है। आज किसी भी नेता पर धीरज भाई भरोसा नहीं है कि ये बोलेगा तो करेगा। 15 लाख, काला धन, महंगाई की मार, रोजगार का पकोड़ा, ताली थाली, अब सब झूठे और जुमले हो गए हैं। लेकिन केजरीवाल जब भी बोलते हैं तो लोगों को भरोसा होता है कि केजरीवाल ने बोला है मतलब पत्थर की लकीर है, ये गारंटी है। ये गारंटी पूरे 5 राज्यों में जाएगी। गोवा में भी बड़ी जीत होगी आम आदमी की, पंजाब में भी एक बड़ी जीत होने जा रही है, उत्तराखंड में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और बाबा का घंटा, जो बाबा घंटा बजाते हुए बैठे उन्हें वहीं तक सीमित कर देंगे। ये आम आदमी पार्टी हुंकार में, ललकार में है, आम आदमी पार्टी उफान में है, और ये गंदी ओछी राजनीति से छुटकारा दिलाने का नाम केजरीवाल है। जी, हमारे साथ संदीप मिश्रा जी थे जो आपके प्रवक्ता हैं। इन्होंने सारे मुद्दे पर बातचीत किया और अपनी भावना को खुलकर दर्शकों के समक्ष रखा। लेकिन जिस तरह आज भी देश के हालात हैं और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, उस हालात में कब तक सुधार हो पाए? सिर्फ हमें स्वतंत्रता मिल जाए, क्या ये सही है? हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी गरीब खुले आसमान में फुटपाथों पर सोने के मजबूर हैं। तो क्या इस व्यवस्था में कब तक सुधार हो पाता है कि जब तक कि एक भी आदमी, एक देश का एक भी बच्चा भूखा न सोए? धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही, मैं भी धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन एक बात और जोड़ दूंगा कि रैन बसेरों में भी जो लोग रह रहे हैं, अब उनके घर भी केजरीवाल 2 वक्त के राशन दे रहे, रोटी दे रहे। भूखा दिल्ली में कोई नहीं रहेगा। सच्चा राम राज्य अगर